वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पिछली बार पढ़ रहे थे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर के बारे में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। जैसे कि मैंने कहा था कि तुम लोग इंटरनेट पर लता मंगेशकर के 1-2 गाने सुन लेना और थोड़ा सा मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो शास्त्रीय संगीत पता लग जाएगा आपको कि किस तरह से गाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुमने थोड़ा सा देखा होगा इस दिशा में। आप ही के लिए फ़ायदा है बेटा, क्योंकि मैं तो शब्द पढ़ करके उसका अर्थ बता दूंगी, बट आपने देखे ही नहीं होंगे या सुने ही नहीं होंगे तो आप फिर उसको लिख नहीं पाओगे। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि मैं एक बार वापस इसको समराइज़ करके बताती हूँ तुमको कि यह लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर की गायन खूबियों को उजागर किया है और साथ ही ये मान लिया है कि यदि गाने जैसी कोई चीज़ होती है, यदि संगीत जैसी कोई चीज़ होती है तो वो लता मंगेशकर का गाना ही है। बार बार कहूँगी कि ठंडा मतलब कोका कोला। उसी तरीके से लता का गाना एक ब्रांड है गाने की। ठीक है, इससे लता मंगेशकर की गायकी की खूबियों के साथ लेखक की आस्था पता लगती है लता के गानों के प्रति। वो बहुत बड़ा वाला फ़ैन है। उसने बताया है कि अन्य गायिकाओं के कंपैरिजन में, जैसे नूरजहां इत्यादि थी, लता का गाना कहीं लाख दर्जे अच्छा होता था, क्योंकि वो खाली दर्शकों को, श्रोताओं को मुग्ध नहीं करता था, बल्कि उनके अंदर समा जाता था। एक अनोखे मीठेपन की, सुरीलेपन की, नादपूर्णता की, इस तरीके की जो बातें हैं वो लता के विषय में कही गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई लता को करुण रस के जो गाने हैं वो डायरेक्टर्स ने बेकार ही दिए, क्योंकि उनके साथ वो बहुत अच्छा न्याय नहीं कर पाए। यानी उसकी वॉइस इतनी मेलोडियस है कि वो मधुर गीतों के लिए बनी है, ऐसा मानना है किसका, लेखक का। अब दूसरी बात आई इसमें, एक तो लता की मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंस दिखाई है साउंड की। दूसरी बात क्या थी कि इन्होंने कंपैरिजन किया है, तुलनात्मक अध्ययन, शास्त्रीय संगीत का और चित्रपट संगीत का। चित्रपट जो पिक्चरों में, मूवीज़ में होता है, लाइट म्यूजिक, और शास्त्रीय संगीत वही राग रागनियों पर आधारित, जो मैंने बताया था कि संगीत का बेसिक 7 स्वरों के जो हमारे राग हैं बड़े बड़े बने हुए, उन रागों में से ही थोड़े थोड़े अंश को लेकर के ये चलते फिरते फिल्मी गाने बना दिए जाते हैं। तो अब कंपैरिजन किया जाए कि समुद्र और गिलास के पानी में कौन चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया समुद्र है, क्योंकि समुद्र कहाँ और कहाँ एक गिलास पानी। पर कुछ लोग कहेंगे कि भैया ऐसे समुद्र का क्या फ़ायदा, हर एक के पास थोड़ी है, वो प्यास लगती है तो एक गिलास पानी ही काम आता है, समुद्र तो कोई पीने नहीं जाता। तो सेम वे कुमार गंधर्व ने दोनों चीज़ों का कंपैरिजन किया है कि शास्त्रीय संगीत हालांकि बहुत उद्गम है संगीत का, और उससे 3-3 घंटे कम से कम उसको गाते रहते हैं राग रागनियों को, तब जाके श्रोता झूमते हैं, मग्न हो जाते हैं। मैंने बताया था कि तानसेन के गाने से बुझे चिराग जल जाते थे, पत्थर पिघल जाते थे। तो उनमें है पावर, लेकिन उसके अपने गुण दोष हैं। झुमा देता है, मग्न कर देता है, बड़े बड़े काम कर देता है, लेकिन उसके लिए 3 घंटे सुनना उसको, और हर एक की रुचि नहीं होती इस तरीके की राग रागनियाँ, पक्के राग सुनना। लेकिन जहाँ ये लाइट म्यूज़िक है, एक फिल्म का गाना है या एक लोकगीत है, वो चलते फिरते ही आदमी सुन लेता है और उसका जनमानस प्रसन्न कर देता है वो। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो आर्ट, शास्त्रीय जो गायक होते हैं वो 3 घंटे में जो काम करते हैं दर्शकों को मुग्ध करने का, वो चित्रपट संगीत से, लाइट म्यूज़िक से मिनटों में हो जाता है। और उसमें भी जब लता जैसे गायिकाएँ हों, इम्प्रेसिव गायिकाएँ होती हैं, लाइक लता की ही बात की गई है, तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो कार्य शास्त्रीय संगीत के गायक जो होते हैं वो घंटों में करते हैं, तो वही काम, वही मैजिक, वही जादू ये चित्रपट संगीत में 5 मिनट में हो जाता है, और गायिका भी जब लता मंगेशकर जैसी हो।
तो उन्होंने लता मंगेशकर को एक तरह से शास्त्रीय बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उनसे भी बड़ा स्वीकार किया है, ठीक है। और उनने ये भी कहा है कि लोग ऐसे कहते हैं कि जो आजकल का ये जो हल्का संगीत है, फिल्मी संगीत है, इसने लोगों के को म्यूज़िक की जो स्तर है उसको घटा दिया है कि भाई म्यूज़िक का मतलब तो शास्त्रीय संगीत था, तान, राग, आलाप, बंदिश, और जैसे कहते हैं ना कि किसी का स्टैंडर्ड गिरा देना, तो म्यूज़िक का स्टैंडर्ड गिरा दिया है लाइट म्यूज़िक ने, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चुहलबाजी भी होती है और थोड़ा सा मतलब एक भारी भरकमपन नहीं होता। लेकिन लेखक का ऐसा मानना है कि उस भारी भरकम चीज़ का भी क्या फ़ायदा कि जो आम लोगों तक पहुँचे ही ना। हर व्यक्ति की शास्त्रीय संगीत में रुचि नहीं होती, हर व्यक्ति को वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो जा कर के इतने बड़े बड़े पंडितों का गायन सुन सके। लेकिन रेडियो, टेप रिकॉर्डर, आजकल तो बहुत तुम्हारे मोबाइल में ही गाने होते हैं, ये लाइट म्यूज़िक जो होता है ये आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। और अगर ये स्तरीय हो, ये अच्छा हो, सुंदर गायन हो, तो ये लोगों को स्तरहीन नहीं बनाता। ये लोगों के अंदर संगीत का, जिन लोगों के अंदर संगीत का भाव नहीं था उनमें भी संगीत के भाव को स्प्रेड कर देता है ना। दूर की चीज़ है, रेयर चीज़ है, वो किसी किसी के यहाँ आएगी। शास्त्रीय संगीत की रुचि मान लीजिए 4% जनता को है, तो वही सुनेगी, बाकी के सारे उससे अछूते रह जाएंगे। पर ये फिल्म के जो मूवी वगैरह के जो सॉन्ग होते हैं, इनसे जितने भी लोग हैं, एक ऑटो में भी बजेंगे, ये पार्टीज़ में भी बजेंगे, घर में भी बजेंगे। इससे क्या होता है कि संगीत का जो फैलाव है, जो प्रसार है, वो घर घर में हो जाता है, और जो चीज़ सर्वव्यापी हो जाती है वो ज़्यादा गुणवत्ता से पूर्ण होती है। तो लेखक ने यही कहा है कि हम लता के गाने का और शास्त्रीय संगीत का कंपैरिजन नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। 3 घंटे गाए जाने वाले राग की तुलना एक 5 मिनट के, 4 मिनट के गीत के साथ की ही नहीं जा सकती, है ना। लेकिन फिर भी उसने कहा है कि हम तुलना ना करें तो भी। लेखक कहता है हमारा ये मानना है कि जो सुगम संगीत है, जो चित्रपट संगीत है, उसने लोगों के कान नहीं बिगाड़े, अर्थात लोगों का स्तर नहीं घटाया, बल्कि लता जैसे गायकों के द्वारा, लता जैसे गायिकाओं ने इस संगीत को सारे समाज में स्प्रेड किया है और लोगों में इस संगीत की रुचि बढ़ाई है। तो अगर निचोड़ निकालूं बात का, मैं निष्कर्ष निकाल कर कहूँ तो लेखक ने एक ही बात कही है कि लता मंगेशकर एक बहुत ही सुरीली गायिका हैं, जिनका कोई तोड़ नहीं है, वो बेजोड़ हैं। उनका गाना ऐसा है कि मानो संगीत की स्वयं परिभाषा हो, और शास्त्रीय संगीतकारों से भी ज़्यादा जो पावर है वो उनके गीत में है, बहुत मेलोडियस हैं, और उन्होंने ही संगीत को इतना लोक प्रचार में लाया। मतलब उनके गाने से प्रभावित होकर ही संगीत जन जन में सुनाई देने लगा। उनके गानों ने संगीत को एक नई गति दी, ठीक है।